हाय एवरीवन, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? तो यार रोटेशन में फ्लो का उत्साह देख के काफी अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके आंसर बताया। कल मैं 2 सवालों का मैं होमवर्क दिया था। वेल, इससे ये पता चल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो गया। बाकी कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे भी थे, जैसे कुछ बच्चों को डाउट था कि सर ml²/3 को आपने nl³/3 को आपने l² कैसे लिख दिया। चलो वो भी बता दूंगा, वैसे मैंने वहां पे बताया था, पर चलो ठीक है। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जब कमेंट करते हो तो मैं कमेंट देखता हूं, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं देखता हूं। कुछ बच्चों का एक सवाल था कि सर टेस्ट में कैसे नंबर को इंप्रूव करें, ये भी क्वेश्चन था। इस पे भी आज थोड़ा चर्चा करेंगे, 5 मिनट इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। जो भी थोड़ी शंकाएं होती है, दुख दर्द होता है, वो कमेंट में कर दिया करो। मैं कमेंट पढ़ता हूं तो ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे, उनको रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी ये तो ठीक है, ये बातें हो गई। आज का लेक्चर रोटेशन का क्या क्या बात करने वाले हैं, तो हम आज बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने कल पढ़ा था, उसके ऊपर अब आज कुछ सवाल भी करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने कल स्टार्ट किया था, थोड़े बहुत पार्ट और बचे हुए, लगभग आधे घंटे का सेशन और बचा हुआ है एमओआई का, वो निपटाएंगे। उसके बाद सीधा अपन कूद पड़ेंगे रोटेशन बेसिक में, जहां पे मैं आपको कांसेप्ट सिखाऊंगा कि रोटेशन के सवालों को अप्रोच कैसे किया जाता है। और आपको जान के ये खुशी होगी कि बेसिकली रोटेशन के बाद अपना मैकेनिक्स का पोर्शन लगभग समाप्त हो जाएगा। वैसे तो रोटेशन 27 तारीख या 26 तारीख सॉरी, यानी कि कल के दिन समाप्त हो जाना चाहिए था, 26-27 जो भी है, लेकिन हम लोग 3-4 दिन शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं, एज यू ऑल नो। तो आप उसके लिए चिंता नहीं करना कि सर हम लोग शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं तो ऐसा ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन अपन मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी समझ में आना चाहिए, पीवाईक्यूज लगाना मत भूलना, कांसेप्ट को स्ट्रांग करते जाओ, सवाल लगाते जाओ, सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। बाकी टेस्ट वाला डिस्कशन भी मैं करूंगा, जो बहुत बच्चों का सवाल है ना सर टेस्ट में कैसे अच्छा करें, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। अब ये आपके सामने एक सवाल था कि सेंट्रॉइड पे एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड पास कर रहा है, तो इस तीनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सबसे पहले आपको ये वाली दूरी x पता होनी चाहिए, क्योंकि यही इसकी परपेंडिकुलर दूरी होगी, इस एक्सिस से इस मास की यही x परपेंडिकुलर दूरी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 3 टाइम्स ऑफ mx², यही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। x कैसे कैलकुलेट करें, तो बच्चा एक बात बताओ, आपको पता है कि नहीं पता है कि सेंट्रॉइड जो होता है ना, वो मीडियन बोले को जो नीचे वाले बेस को बाइसेक्ट कर रहा हूं, उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है? 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सर इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल पे इस पूरे परपेंडिकुलर का जो लेंथ होता है, हाइट, वो होता है √3/2, ये हाइट होता है, ठीक है। इस हाइट को जो अपना g है, सेंट्रॉइड है, वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे जो x की वैल्यू है बच्चा, ये तीनों x ही होगा, x विल बी बेसिकली 2/3, 2/2+1 इनटू h, और h कितना है? √3/2a, यानी कि यहां से x की वैल्यू आ गई √3/3 इनटू a, ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 3mx², यानी कि 3/9a²। So I guess answer will be ma². If I am not wrong in my calculation, then I think answer will be 3m²। कई सारे बच्चों का सही लिखा, तो m², सॉरी, देखा कैसे किया? 3 मास से 3 से मल्टीप्लाई किया mx², और बेसिकली जब x की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो √3/3 आ रही है इनटू a आ रही है, ये x की वैल्यू आ रही है। इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, गॉट इट। चलिए इसके बाद इस सवाल की बात करते हैं। अब इस सवाल में क्या होगा आंसर? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। क्या होगा आंसर बताओ जरा, कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये रॉड, इस रॉड की अगर बात की जाए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। अगर इस रॉड की बात की जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। साथ में ये दोनों रॉड है जो इस वाली एक्सिस से l/2 दूरी पे है, तो इन दोनों रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चा, वो ml/2 का होल स्क्वायर होगा। मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, अगर ये a दूरी पे होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² होता है। इस रॉड का भी कितना होगा? इस रॉड का भी i होगा ml/2 का होल। दिस विल बी द आंसर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। आगे ना समझ में, सबको ऐड कर देना, यू विल गेट योर आंसर। बहुत लोगों का आंसर सही था, बहुत लोगों ने कुछ सिली मिस्टेक किया था, तो ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो इसकी बात हमने कर ली। अब इसके अलावा एक बच्चे का डाउट था, जिसने 2-3 बार कमेंट किया कि सर जब आपने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन में x² dx आ रहा था, जब आपने इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके l तक किया तो सर ये x³/3 आया, 0 से लेके l तक, यानी कि ये l³/3 आया। सर आपने l³/3 आने के बाद हर जगह ml²/3 लिखा है, सर क्यूब से l² कैसे आ गया? बच्चा तूने बाहर में लेमडा नहीं देखा, ये आया था i की वैल्यू, और अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेमडा बच्चा m/l होता है। तो जब आप इसको यहां पर डालोगे, कहां पर कहा गया? यहां पर जब जैसे लेमडा को m/l डालोगे, एक l से दूसरा l कट जाएगा, तो ml²/3 आ जाएगा। जिसका भी डाउट था, जिसका भी डाउट था, ठीक है। चलिए अब आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं थोड़े बहुत चुटकुले, मतलब आपके नीट पीवाईक्यूज में जो भी सवाल आए हैं उन सवालों को मैंने उठाया है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। तो इन सवालों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करेंगे, और बहुत सारे बच्चों का टेस्ट दिया है, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया करो, टेस्ट मिस मत किया करो। टेस्ट में इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए, एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर टेस्ट में इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए। यार देखो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। आप हमेशा जब टेस्ट देते हो, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन उनसे गलत होता है, पहली बात तो 2 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम गलत कर देते हैं या हमें नहीं आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हम देख नहीं पाते, अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो घर जाने के बाद सबसे पहले जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए उनको अटेम्प्ट किया करो, ताकि पता तो चले कि आपको वो क्वेश्चन आता भी था कि नहीं आता था। अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या जिसमें आपने गलतियां कर दी, उन टॉपिक्स को मार्क करो, भाई ये टॉपिक से क्वेश्चन मेरे से नहीं बनी, WP का एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन नहीं बना, सेंटर ऑफ मास का मेरे से मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं बना, वो टॉपिक्स को मैंने मार्क कर लिया, और उन टॉपिक्स पे आप मुझे वर्क करने की आवश्यकता है। तो मैं उसके मटेरियल निकालूंगा, उनके क्वेश्चंस निकालूंगा, फिर से लगाऊंगा, कंसेप्ट वापस से रिवाइज करूंगा, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में इन टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो जब तक ये सुधार नहीं करोगे तो टेस्ट देते रहने से कुछ भी नहीं होना। टेस्ट आप देते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे, कहोगे सर इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। टेस्ट देने से इंप्रूवमेंट नहीं होता है, टेस्ट के बाद एनालिसिस करके उस पर वर्क करने के बाद दोबारा टेस्ट देने से इंप्रूवमेंट होता है। इस प्रोसेस को फॉलो करो, ट्रस्ट मी, आप नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करोगे, ट्रस्ट मी। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अच्छा डीपीपी में कुछ हो सकता है आंसर गलत हो तो बता दिया करना, मार्क कर देना, मैं बता दूंगा। जो भी अपने कंसर्न फैकल्टी है जो डीपीपी का काम कर रहे हैं फिलहाल, तो उनको मैं बता दूंगा। जो भी मिस्टेक होता है तो आप मार्क कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस भी रहो, अगर कुछ सिली मिस्टेक हो जाता है तो खुद में भी कॉन्फिडेंस रहो कि सर यही होगा आंसर। कमेंट कर दो कि सर यहाँ पे ये इशू आ रहा था, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए सवाल लिखते हैं। अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज 2 masses m1 and m2 attached to it by m1 और m2 दोनों इन पे अटैच, ठीक है।
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। बहुत ही प्यारा सवाल भाई, हमारे पास दो मास है, एक m1 है और दूसरा मास हमारे पास m2 है। इनको एक बहुत पतले से लाइट रॉड बोले तो जिसका मास 0 है, जोड़ दिया। इस सिस्टम का मान लो यहां पे है सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट पे, तो उसने बोला कि सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रही है, इसके अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। उसके लिए मुझे m1 का सेंटर ऑफ मास से दूरी चाहिए x1 और मुझे m2 का सेंटर ऑफ मास से दूरी चाहिए x2। अगर मैं x1 की बात करूं तो आपको याद होगा कि सेंटर ऑफ मास अपोजिट मास रेशियो में डिवाइड करता है, तो x1 होगा m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू दोनों के बीच की दूरी d मान लेते हैं, वैसे l दिया हुआ है हम d मान लेते हैं। सिमिलरली x2 क्या होगा m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू d। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, पहले वाले मास का m1 x1 स्क्वायर और दूसरे वाले मास का m2 x2 स्क्वायर, यार m1 x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू d स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का m2 इनटू m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू d स्क्वायर। यानी कि यहां से अगर आपने कॉमन लिया, सर क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो m1 m2 कॉमन आ रहा है, दूसरा बेस में कॉमन आ रहा है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, d स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, d स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। जैसे आपने ये कॉमन लिया, एक तो मेरा m2 आ गया ऊपर में, दूसरा मेरा आ गया m1, तो ये और ये गया, तो आंसर विल बी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू d स्क्वायर। क्या आंसर? हां, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था ये, आगे बात समझ में। बच्चों ये सवाल तो हो गया, चलिए एक दो सवाल और भी कर लेते हैं। अब ये सवाल 2002 का है। सवाल क्या? एक सर्कुलर डिस्क को बनाया जा रहा है, एक सर्कुलर डिस्क को बनाया जा रहा है यूजिंग आयरन एंड एल्युमिनियम। आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, आपको पता है आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, एल्युमिनियम की डेंसिटी कम होती है, तो दोनों से मिलाकर एक डिस्क बनाया जा रहा है सो दैट इट एक्वायर्स मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ताकि वो डिस्क मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्वायर करे। ठीक है, अच्छी बात है। अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस इट इज पॉसिबल विथ, कब ये पॉसिबल होगा? एल्युमिनियम एट इंटीरियर, आयरन एट सराउंडिंग, आयरन एट इंटीरियर, एल्युमिनियम एट सराउंडिंग, यूजिंग आयरन एल्युमिनियम लेयर इन अल्टरनेट ऑर्डर, शीट ऑफ आयरन यूज्ड बोथ एक्सटर्नल सरफेस एंड एल्युमिनियम शीट, ब्ला ब्ला ब्ला। एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन-किन बातों पे डिपेंड करता है? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और एक्सिस से मासेस की परपेंडिकुलर दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि मैंने जो प्लेट बनाया उस प्लेट में इनर सरफेस में आयरन रख दिया और आउटर सरफेस में एल्युमिनियम रख दिया। जस्ट इमेजिन करो, इनर सरफेस में आयरन और आउटर सरफेस में एल्युमिनियम। तो एक बात बताओ, आउटर सरफेस में जब तुमने एल्युमिनियम रखा तो आउटर सरफेस का मास तो कम हो गया, इनर सरफेस का मास ज्यादा हो गया। लेकिन जब इस एक्सिस से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो एल्युमिनियम ज्यादा दूरी पे है, तो mr स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन एल्युमिनियम की वजह से ज्यादा हो जाएगा। आयरन तो एक्सिस के पास है तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमने सिचुएशन को उल्टा कर दिया, मैंने बोला कि आयरन को आउटर सरफेस पे रखते हैं, एल्युमिनियम को अंदर रखते हैं, इससे क्या होगा? लाइट मास, एल्युमिनियम लाइट मास है, वो एक्सिस के पास है, ठीक है, मास भी कम है, कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। लेकिन आयरन भारी वाली मासेस दूर कर दिया एक्सिस से, तो बाहर वाले आयरन की वजह से कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा। तो इस केस में अपना आयरन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसीलिए हमें कैसा बनाना है? तो हमें एल्युमिनियम को इंटीरियर में रखना है और आयरन को जितना एक्सटीरियर कर सकते हो उतना दूर कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा मासेस है और जितनी दूर रखा रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे बात करते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। ये मेंस 2012 का सवाल है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू। देखो ऐसा है, ये एक डिस्क है, उसने बोला कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस से सबसे ज्यादा होगा? बी वाले एक्सिस से होगा, सी वाले एक्सिस से होगा, डी वाले एक्सिस से होगा या ए वाले एक्सिस से होगा? हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचोगे तुम्हें आ जाएगा। कॉमन सेंस का सवाल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुमने पढ़ा था। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मिनिमम होता है। सेंटर ऑफ मास से आप जितना दूर शिफ्ट करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, इसलिए बी पॉइंट सेंटर ऑफ मास से बहुत दूर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मैक्सिमम फॉर बी पॉइंट। गॉट इट? आई थिंक यू गॉट इट। चलो ये सवाल देख लेते हैं, 2008 नीट का सवाल। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट इनटू टू हाफ्स। ठीक है, एक बहुत पतला दुबला सा रॉड है जिसका लेंथ L है, मास जिसका M है, जिसको हमने मोड़ दिया है एट इट्स मिड पॉइंट इनटू टू हाफ्स, दो हाफ में मोड़ दिया, ठीक है, सो दैट एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ठीक है भाई, इसमें क्या है, हमने रॉड को बेंड कर दिया ऐसे करके ताकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। अच्छा, लेंथ L है तो ये लेंथ हो गया L/2 और मास हो गया M/2, ये लेंथ हो गया L/2 और मास हो गया M/2, ठीक है, आधा बढ़ गया। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंड रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड। बहुत ही चुटकुला सवाल, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो इसका कितना होगा? इस वाली रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3, ml²/3, इसका कितना होगा? सेम ही होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ ml²/3, या जाएगा ml²/12 के बराबर। इसके बराबर आ जाएगा ml²/12 के बराबर आ जाएगा। बहुत ही चुटकुला चीट पिटिया सवाल, आई गेस यू गॉट इट, तुम्हें आ गया, ठीक है। यानी कि बेसिकली मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कि तुम्हें एक रफ आइडिया तो लग गया इस सवालों को अप्रोच कैसे करना, एक रफ आइडिया तो लग गया, ठीक है। आई गेस तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी मैंने पिछली क्लास में अच्छे से क्लियर कर दिया था, कैसे वो सवाल भी किए थे। आज का जो मेन लेक्चर होगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसका एप्लीकेशन सवाल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके लिए वैलिड है? 1D 2D या 3D? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम 1D के लिए भी वैलिड है, 2D के लिए भी वैलिड है और 3D के लिए भी वैलिड है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड होगा। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट में XYZ बताना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने बताया तुम्हें, एक बात बता, मैंने बोला ये मेरा स्फीयर है, क्या है? स्फीयर है।
मैंने बोला चल एक्स वाई जेड एक्सिस बता। सर कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो, इसका एक्स भी वही है, वाई भी वही होगा और जेड भी वही होगा, इसमें एक्स वाई जेड बताना बहुत मुश्किल है, पता ही नहीं चलेगा अच्छा ये एक्स है अच्छा ये वाई है क्या। लेकिन अगर स्फीयर की जगह पे हमने डिस्क दे दिया तो तुम्हें पता है कि सर डिस्क जिस प्लेन में है उस प्लेन में ये हमें एक्स और वाई को एज्यूम करना है, जिस प्लेन में डिस्क है उसी प्लेन में आपको एक्स और वाई को एज्यूम करना है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले एक्सिस को जेड एक्सिस कंसीडर करना है। फिक्स है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है चलो मान लेते हैं, समझ में आ गया। तो सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या? पहली बात ये थ्योरम क्लियर कट बात बोलता है। इसने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास 2D ऑब्जेक्ट है तो इस 2D ऑब्जेक्ट के लिए आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आई जेड के बराबर एक लाइन का थ्योरम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ये थ्योरम कहीं पे ये नहीं बोलता कि वो एक्स वाई जेड सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, नहीं, कहीं भी आप एक्सिस मान लो ये थ्योरम हमेशा वैलिड होगा, हमेशा वैलिड होगा। तो एप्लीकेशन बताओ तब समझ में आएगा। तो मैं एक छोटा सा आपको एप्लीकेशन करके दिखाता हूं। देखो सपोज करो एग्जांपल नंबर पहला, हमसे किसी ने पूछा कि हमारे पास ये सर्कुलर रिंग है, पास एम रेडियस आर का, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अब हमने जो रिंग का पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है बच्चा, हमने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है, हमने हमेशा ये पढ़ा है कि इस एक्सिस के अबाउट आई क्या होगा, सेंटर जेड वाली एक्सिस। इसने इसके अबाउट पूछ दिया, हमने इस एक्सिस को वाई बोल दिया और हमने इस एक्सिस को एक्स बोल दिया, बट हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो जेड के अबाउट पढ़ा है रिंग का एम आर स्क्वायर। अब तीन एक्सिस इस पॉइंट से पास हो रहे हैं तो हमने बोला कि यार आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आई जेड के बराबर होगी, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर ऐसा है तो सर हमें तो आई वाई निकालना है, लेकिन एक बात बताओ, आई वाई और आई एक्स सिमेट्रिसिटी से इक्वल नहीं होगा क्या? सिमेट्रिसिटी से इक्वल कैसे होगा? आई एक्स के ऊपर जिस तरीके का शेप और नीचे जिस तरीके का शेप है, आई वाई के लेफ्ट और राइट में सेम तरीके का शेप है, उतने ही मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पे ऐसा देखने को मिला कि सर आई एक्स आई वाई सेम है तो इसको 2 टाइम्स ऑफ आई वाई लिखा जा सकता है। तब आप ये बोल सकते हो कि आई वाई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगी। हमेशा नहीं बोल सकते, इस केस में जहां आई एक्स और आई वाई इक्वल हो रहा है वहीं बोल सकते हैं, और हर जगह नहीं बोल सकते। सिमिलरली अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल देखो, मैंने बोला हमारे पास एक डिस्क है, इसके बाद बताओ, ठीक है, सेम वही सवाल तुमने बोला सर आई एक्स प्लस आई वाई को आई जेड के बराबर कर देते हैं। अगर इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड माने तो हमें ये पता है कि 2 टाइम्स ऑफ आई वाई आई जेड के बराबर होगा, तो आई वाई की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2। देखो देखो, यानी कि आई वाई की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 4 के बराबर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब ये थोड़ा बहुत सिंपल है, बस आपको पहचानना है सवालों को। चलो सवालों के लेवल को थोड़ा बढ़ाते हुए इस बार सवाल में मैंने थोड़ा चेंज किया और मैंने बोला ये स्क्वायर प्लेट है, साइड ए है, मैंने बोला इस सेंटर से पास कर रहा जेड एक्सिस के अबाउट आई बताओ। कई लोगों को याद नहीं होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा कैसे करें, मास एम है। अच्छा एक बात बताओ, कल की क्लास में मैंने कुछ बताया था, अगर तुम्हें याद हो कि अगर ये एक्सिस ऐसी रहे तो इस रॉड को हमने बेसिकली ऐसे खींचा है, ए साइड के ए लेंथ के रॉड को ऐसे खींचा है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो आई होगा वो एम ए स्क्वायर बाई 12 के बराबर होगा। अच्छा सर अगर ये एक्सिस है तो इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। अगर ये एक्सिस ऐसा रहे तो यहां पे इस रॉड को खींचा, बात तो सेम ही है, इस रॉड की चौड़ाई ए है तो आई एक्स भी कितना होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 होगा, बट हमें तो आई जेड चाहिए। तो बच्चा आई जेड विल बी आई एक्स प्लस आई वाई which is equals to ma square by 12 plus ma square by 12 यानी कि ma square by 6 के बराबर होगा। आई बात समझ में नहीं आई? एक सवाल और देखो, चलो एक सवाल और देखो, नहीं आई एक सवाल और देखो। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक साइड ए है दूसरा साइड बी है, और उसने बोला सेंटर से जेड एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास कर रही जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि इस एक्सिस को मैं आई वाई बोलता हूं तो इस रॉड को मैंने खींचा तो ये प्लेट बन गया आई वाई के अबाउट, तो आई वाई कितना होगा अगर तुम्हें याद हो तो? इस रॉड का एम बी स्क्वायर बाई 12 होता। अरे होता कि नहीं होता? वही होगा इस प्लेट का भी। अच्छा एक काम करते हैं, तुम बोला कि सर मैंने ऐसे नहीं खींचा, मेरे पास ये एक्सिस थी और मैंने इस रॉड को ऐसे खींचा, तुमने एक चौड़ाई वाले रॉड को खींचा, यानी कि आई एक्स कितना हो गया, एम ए स्क्वायर बाई 12 हो गया, तो आई जेड कितना होगा, आई जेड होगा आई एक्स प्लस आई वाई। अच्छा यानी कि m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी आवर आंसर। यहां पे a और b की वैल्यू सेम थी इसीलिए m a स्क्वायर बाई 6 हुआ, यहां पे वहां पे अलग अलग थी तो वो हुआ। दिस इज ऑल अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और एग्जांपल करूंगा, रुक जाओ, घबराने की क्या बात है। चलो अच्छा सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 3D के लिए वैलिड क्यों नहीं होता? जैसा कि मैंने बताया कि स्फीयर में आई एक्स के अबाउट m 2/5 m r स्क्वायर, आई वाई के अबाउट 2/5 m r स्क्वायर, आई जेड के अबाउट 2/5 m r स्क्वायर। स्फीयर के लिए तो आई एक्स आई वाई आई जेड सब कुछ सिमेट्रिक है, तो 3D के लिए वैलिड नहीं होता। ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड, और किसी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2D के लिए वैलिड है। समझ गया ना बात? ध्यान रखना इस बात को। चलो चल और सवाल करो, मजा आ रहा है? कुछ और सवाल करना चाहोगे? पांचवें सवाल की बात करते हैं। पांचवा सवाल है ना, लेट मी चेक। एक तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ, हाँ पांचवा, चलो देखो। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट इन केस एक बात बताओ, हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर ले मजा नहीं आएगा, स्क्वायर मजा नहीं आएगा, ले लेते चलो। ये एक स्क्वायर प्लेट है, मैंने तुमसे पूछा कि यहां पे बिल्कुल सेंटर पे ए साइड का प्लेट है, सेंटर के अबाउट जेड के अबाउट आई बताना है, इस पॉइंट के अबाउट आई बताना है। कैसे करें? कैसे करें? होमवर्क लेना चाहोगे? होमवर्क लेना चाहोगे? सवाल साइड ए, लेट्स टेक दिस एज योर, बहुत प्यारा सवाल है, सोचना और सोच के बताना। चलिए अपन छठे सवाल पे मूव करें कि सपोज करो एक रिंग है और रिंग का इस एक्सिस के अबाउट आई पूछ दिया, इस एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सर्कमफ्रेंस से पास कर रहा है, इसके अबाउट आई पूछा। अब तुम सोचो कि तुम्हें जेड के अबाउट आई पता है एम आर स्क्वायर, तुमने थोड़ी देर पहले जेड के अबाउट आई तो पता ही था एम आर स्क्वायर, लेकिन क्या ये एक्सिस जेड वाले के पैरेलल है? कैसी बात कर रहे हो यार, ये जेड एक्सिस है और ये पैरेलल नहीं है, ये तो उसके परपेंडिकुलर है।
अगर तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना चाहते हो तो पहले इस एक्सिस के प्लेन में कोई एक्सिस निकालो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। हमारा जेड के अबाउट तो हमें पता है mr स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हमने आई वाई भी तो निकाला था mr स्क्वायर बाई 2। थोड़ी देर पहले हमने आई वाई भी तो निकाला था, कहां गया mr स्क्वायर बाई 2 आई वाई। अब सोचो कि आई वाई सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई वाई सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि इस सवाल में अब तुम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद अब तुम लगा रहे हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सॉरी, दोनों थ्योरम साथ में लगाया यहां पे देखो, क्योंकि ये वाला एक्सिस इसके पैरेलल नहीं था, इसके पैरेलल ये वाला एक्सिस है। तो उस प्लेन में आओ, उसके बाद सोचो सॉल्व करना। ठीक, चलो अगला सवाल, एक सवाल और देखो, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल, कि हमारे पास ऐसे करके एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट के परपेंडिकुलर एक रिंग भी है, दोनों का मास m रेडियस r। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दिया। ये रिंग ऐसे है और ये प्लेट ऐसे है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दोनों का प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। पूछ दिया, निकालो। कैसे निकालेंगे? सोचो जरा, इमेजिन करो कैसे निकालेंगे। तो आई निकालने के लिए सबसे पहले इस डिस्क के बारे में सोचो, डिस्क के बारे में। डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई होता है mr स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाले z एक्सिस के पैरेलल नहीं है, उसके लिए अपने को इस एक्सिस के अबाउट आई सोचना पड़ेगा। सर आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, तो इस एक्सिस के अबाउट जो आई होगा वो होगा mr स्क्वायर बाई 4, तुमने निकाला है। तो डिस्क का जो आई होगा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर। ये किसका निकाला? डिस्क का। रिंग की बात करते हैं, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट आई कितना होता है? इस एक्सिस के अबाउट रिंग का होता है mr स्क्वायर। पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो 3r, r प्लस 2r, 3r। दिस विल बी सम कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ये होगा। मजा आया? थोड़ा सा और, एक सवाल और। चलो सर, बहुत सिंपल सवाल हो गया, थोड़ा अल्ट्रा प्रो लेवल का सवाल करो, मजा आएगा। अल्ट्रा प्रो लेवल का सवाल। चलो तुम लोगों के दिमाग की बत्ती खोली जाए और इस एक्सिस के अबाउट इस क्यूबिकल बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए जिसका मास m। इस एक्सिस जरा सोचो कैसे निकालोगे? सर इसका तो सेंटर ऑफ मास भी कहीं यहां लाई करेगा। तो पहले मैंने सोचा कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मिल जाए, इमेजिन करो कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मिल जाए तो मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा। कितना शिफ्ट करूंगा? सर ये जो सेंटर ऑफ मास है, ऐसे देखो, ऐसे देखो, यहां पिक्चर में टॉप का पिक्चर बना रहा हूं, टॉप का पिक्चर। ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है यहां से। ये जो परपेंडिकुलर दूरी है इस वाली एक्सिस से, वो डायगोनल का आधा है। डायगोनल कितना होता है? √2a का आधा। तो अगर मुझे ICOM मिल गया तो उस एक्सिस के अबाउट जो आई होगा वो ICOM प्लस m √2a बाई 2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर इस एक्सिस के अबाउट आप कैसे निकालोगे इस क्यूब का? अरे भूल गया क्या? तुम भूल गए? कैसे भूल गए? थोड़ी देर पहले हमने इस स्क्वायर का z के अबाउट निकाला था ma स्क्वायर बाई 6, स्क्वायर का z के अबाउट निकाला था ma स्क्वायर बाई 6। अब सोचो ये स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट का z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ma स्क्वायर बाई 6। यही तो z एक्सिस है, ये स्क्वायर प्लेट का यही तो z एक्सिस है। अगर तुमने इसको खींचा, जैसे रिंग को खींच के सिलेंडर बनाया था, डिस्क को खींच के सॉलिड सिलेंडर बनाया था, उसी तरीके से इस स्क्वायर प्लेट को खींच के क्यूब बना दोगे। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ma स्क्वायर बाई 6। शिफ्ट किया तो दिस विल बी ma स्क्वायर बाई 6 प्लस ma स्क्वायर बाई 2, 2 बाई 4 तो 2 आ गया। कैलकुलेट करेगा, आएगा कहीं कभी नहीं, बट इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग करना के लिए सवाल कभी नहीं आएगा सवाल, बट हमारा इमेजिनेशन पावर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने करवा दिया, चलो ले लो, आएगा। तो आई गेस अब आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी अच्छे तरीके से आ गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी अच्छे तरीके से आ गया। तो बच्चों बेसिकली हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसके ऊपर कुछ सवाल तो कर लिए, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन का मैं आंसर जानना चाह रहा हूँ, देखते कितने लोग सही कर पाते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, सवाल बहुत सिंपल है। सवाल क्या? वेल ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। इस प्लेट को हमने 2 हिस्सों में ऐसे करके काट दिया। अब एक हिस्सा बचा, एक हिस्सा बचा, ठीक है। हम इस हिस्से के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, इस हिस्से के बारे में अपन एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, इस हिस्से के बारे में अपन एनालाइज कर रहे हैं। 2 पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ये वाला, ठीक है, और एक पॉइंट ये वाला, 2 पॉइंट लेकर चल रहा हूं। I1 I2 ये बाहर की तरफ जा रहा है और ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, 2 पॉइंट है, ठीक है, एक I1 एक I2। तुम्हें बताना है कि I1 I2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, या फिर I1 I2 इक्वल होंगे, ठीक है, I1 I2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, या दोनों इक्वल होंगे। तुम्हें ये बताना है। कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, और एक स्टार्टिंग में दिया था वो भी, 2 क्वेश्चन को कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब जो कंसेप्ट आएगा इसके ऊपर आपके नीट में सवाल आ चुका है, कैविटी प्रॉब्लम। इसके ऊपर आपके नीट में कई बार सवाल आ चुका है, कैविटी प्रॉब्लम। वेल कैविटी प्रॉब्लम का एक पार्ट तो सेंटर ऑफ मास में भी आता है, एक पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आएगा, एक पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आता है, एक पार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी आता है, और एक पार्ट ग्रेविटेशन में भी आता है। इतने सारे चैप्टर में कैविटी का सवाल आता है। तो आखिर क्या है ये कैविटी प्रॉब्लम? गौर फरमाना, बहुत सिंपल है। ये क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास कोई भी एक पिक्चर है, कोई शेप है, और मुझे बोला इस शेप का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। हमने क्या किया, इतना गोला काटकर इससे अलग कर लिया। अब बचे हुए शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये बताना है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, या तो वो ऐसा सवाल पूछेगा या सेंटर ऑफ मास वाले पूछेगा कि कैविटी बना दी तो सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट कर जाएगा। पहले सेंटर यहां पे था, अब कहां होगा हटाने के बाद। पहले रोटेशन में समझते हैं कि इन सवालों को कैसे अप्रोच किया जाता है, पहले अपन समझते हैं।
उसके बाद फिर अपन सेंटर ऑफ मास का एक एग्जांपल भी ले लेंगे। सेंटर ऑफ मास के ऊपर सवाल तो नहीं है, बट यहां समझ जाओगे तो वहां भी कर लोगे। तरीका क्या होता है समझना, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाते हैं, देखना कैसे होगा। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। एग्जांपल में मैं एक डिस्क का एग्जांपल लेता हूं, डिस्क का, ठीक है। हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, मस्त सर्कुलर सा डिस्क, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सर्कुलर डिस्क। हमने क्या किया, इस डिस्क का रेडियस 2r है, हमने r रेडियस का एक दूसरा छोटा सा डिस्क काट के हटा दिया। अच्छा, इसका मास कितना है, मास m है, रेडियस 2r है। हमने क्या किया, एक r रेडियस का छोटा सा डिस्क काट के हटा दिया। देखना, हाँ, इतना पार्ट काट के हटा दिया, बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, कैसे करेंगे सवाल को। इस सवाल को करने के लिए मैं तुम्हें दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे तुम उसका आंसर देना तो ये हो जाएगा, तुम मुझे उसका आंसर दे दो तो ये सवाल हो जाएगा। मैंने बोला मेरे पास एक बड़ा सा डिस्क है, जस्ट इमेजिन करो, इस डिस्क का मास m है और रेडियस 2r है। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट, सर mr²/2, mr²/2 इतना होगा, बिल्कुल सही जवाब। मैंने बोला इस डिस्क के ऊपर एक दूसरा डिस्क जाके रख देते हैं, इस डिस्क के ऊपर एक दूसरा डिस्क जाकर रख देते हैं जिसका रेडियस r के बराबर है, तो पिक्चर कुछ ऐसा बन गया, पिक्चर कुछ ऐसा बन गया। ये एक दूसरा डिस्क है, ये पहला डिस्क था, एक्सिस अभी भी वही है, एक्सिस अभी भी वही है, बस मैंने एक दूसरा डिस्क इसके ऊपर रख दिया जिस डिस्क का मास m/4 है और रेडियस r है। तो तुमने क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, छोटे वाले डिस्क का जो आपने इसके ऊपर रखा उसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, चलिए निकालते हैं। सेंटर के अबाउट कितना होगा, पैरेलल एक्सिस छोड़ लगा, सेंटर के अबाउट कितना होगा, m/4 r²/2, ये सेंटर के अबाउट होगा। शिफ्ट कितना किए, सर r शिफ्ट कर रहे हैं तो m/4 r² ऐड कर दो, ये मेरा स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस वाली एक्सिस के अबाउट, और बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना होगा, यहां लिखा है। अब बताओ, जब ये पार्ट इसके ऊपर रख दिया, ये छोटा वाला गोला इसके ऊपर रख दिया, तो दो पिक्चर है, एक बड़ा डिस्क एक छोटा डिस्क। बड़े डिस्क का ये है, छोटे डिस्क का हमने वहां निकाला, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई नेट कितना होगा, आई ऑफ लार्ज प्लस आई ऑफ स्मॉल, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे। वही करना है, और क्या करना है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होगी तो पहले बड़े डिस्क का निकाला, फिर हमने छोटे डिस्क का निकाला इस वाली एक्सिस के अबाउट। अब जब इसको इसके ऊपर रख दिया तो यही पिक्चर बनेगा, इसके और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो इस सवाल के बारे में, तो यहां तो रखा नहीं, हटा ही दिया, अब क्या करें। तो एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं, कौन सा कंसेप्ट, निगेटिव मास कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, निगेटिव मास कॉन्सेप्ट। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, समझ आएगा, तुम समझ जाओगे, कोई खास नहीं है, बहुत आराम से समझ जाओगे निगेटिव मास कंसेप्ट। अब एक बात बताओ, एक पॉजिटिव को एक निगेटिव के साथ मिला देंगे तो ये जीरो बना देगा भाई, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को मिला दोगे तो नेट चार्ज तो जीरो हो जाएगा। ये जो मास है, इस मास को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारा पॉजिटिव मास है, एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो कि सर ये सारा कैसा है, ये पॉजिटिव मास है। निगेटिव मास ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई पॉजिटिव मास होता नहीं, हमने एज्यूम कर लिया ये सारा मास पॉजिटिव मास है। इसके बीच में कितना मास है, कुछ भी नहीं है, यहां तो कुछ भी नहीं, खाली है, खोखला। खोखले वाली जगह को इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव मास से भर दो, इस खाली स्पेस को इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव मास से भर दो। ओवरऑल अभी भी ये जीरो है, देखा जाए तो ओवरऑल अभी भी ये जीरो है, लेकिन चलो ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव मास से भरने का फायदा क्या होगा वो मैं समझा रहा हूं। पॉजिटिव मास बाहर वाले पॉजिटिव मास के साथ मिलकर एक बड़ा सा डिस्क बना लिया, जिस डिस्क के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मास है, ये पॉजिटिव बाहर वाले पॉजिटिव के साथ मिलकर, और एक छोटा सा अकेला निगेटिव मास वाला डिस्क बन गया, ये अकेला बच गया। तुम सोचो तो इस सवाल में हम इस निगेटिव वाले डिस्क को उठा के इसके ऊपर डालने वाले, तो निगेटिव वाला इस वाले पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करके खोखला कर देगा, तो हमारा पिक्चर तैयार हो जाएगा। तुम्हें बस इसको उठा के यहां रखना है। यहां पे भी तो तुमने सेम ही काम किया था, यहां पे भी तो तुमने सेम ही काम किया था, डिफरेंस इतना था कि दोनों पॉजिटिव मास था, एक निगेटिव नहीं, दोनों पॉजिटिव मास था। जो तुमने छोटा वाला डिस्क रखा वो भी पॉजिटिव मास m/4 का था, जो बड़ा वाला डिस्क था वो भी 2m पॉजिटिव मास था। तो इसीलिए तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया। बट हमारे इस सवाल में एक पॉजिटिव मास है और एक निगेटिव मास है, तो जब तुम इसके ऊपर रखोगे सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां के अबाउट निकालो I2। भाई एक्सिस तो सेम ही लोगे ना, एक्सिस तो यही वाली है ना, तो छोटे वाले के लिए उसके सर्कमफ्रेंस पे है और बड़े वाले के लिए उसके सेंटर पे है। लेकिन इस बार जब आई नेट निकालना तो I1 प्लस I2 नहीं, I1 माइनस I2 कर देना। मुझे पता है एक बार में ये कंसेप्ट नहीं चमकता है, आई नो दैट, एक बार में ये कंसेप्ट नहीं चमकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, चमक जाएगा। मैं पूरा एग्जांपल करवाऊंगा, डोंट वरी, बट आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया, समझ में आया मैंने क्या किया। चलो एग्जांपल समझाते, एग्जांपल समझाते, तुम्हें आ जाएगा, चिल रहना, कोई घबराने की बात नहीं है कि सर पता नहीं क्या बता दिए, बिल्कुल हवा नहीं लगा, बिल्कुल हवा नहीं लगा, ठीक है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से तुम्हें समझाने की कोशिश कर, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेंगे, वही दोनों एग्जांपल लेंगे और बड़े प्यार से तुम्हें आ जाएगा, डोंट वरी, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, एटलीस्ट ट्राई, गिव अ ट्राई। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहले ये एक डिस्क था बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला क्या था, एक डिस्क था, इसका मास m था और रेडियस 2r था। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, बेसिकली मैं सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस डिस्क।
पाई 2r का स्क्वायर यानी कि m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 4, ये अपना एरिया होगा। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तुमने एक छोटा सा हिस्सा यहां से काट के हटा लिया, छोटा सा हिस्सा काट के हटा लिया, तो देखने में कैसा हो गया ये डिस्क? ये डिस्क देखने में अब ऐसा हो गया। देखना, अब ये ऐसा है। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट पूछा है। पहले जब ये डिस्क कंप्लीट था, तो इस कंप्लीट डिस्क का मास m था, रेडियस 2r था, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था m इंटू 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये पहले था। ठीक है, पहले था। तुमने इतना पार्ट काट के हटाया, एक छोटा सा डिस्क काट के हटाया। मुझे बताओ इस छोटे से डिस्क का मास कितना है? m डैश इस छोटे से डिस्क का मास कितना होगा? डेंसिटी आपको पता है, मास पर यूनिट एरिया पता है, लीनियर सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया पता है। छोटे से डिस्क का जो एरिया है वो पाई r स्क्वायर है, क्योंकि रेडियस r है। तो इसका जो m डैश होगा वो होगा सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा तो यही है, डेंसिटी तो हर पॉइंट का सेम है। सिग्मा इंटू एरिया करोगे वैसे ही ये m/4 आ जाएगा। करके देखना, ये कितना आ जाएगा? m/4। करके देखो, m/4 आ जाएगा। यानी कि जो पार्ट आपने काट के फेंका उसका मास m/4 था। ठीक है, उसका मास m/4 था, इसका मास m/4, और इस बचे हुए का मास m माइनस m/4 यानी कि 3m/4। बचे हुए का मास ये। मुझे इसके अबाउट आई निकालना है। अब सुनना स्टेप क्या होता है। यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है। मैं अपने मन से सेम डेंसिटी का कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव मास डाल, इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव, इक्वल अमाउंट का नेगेटिव डाल दिया। अब तो ये भर गया, पहले तो कुछ नहीं था, अब तो ये भर गया। ये पॉजिटिव और बाहर वाला पॉजिटिव दोनों मिलाकर एक बड़ा सा डिस्क बनाया जिसका मास आपको ऑलरेडी पता है m, जिसका रेडियस आपको ऑलरेडी पता है 2r, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है mr²/2। ये सारा पॉजिटिव मास से मिलकर बनाया सारा। हम इसका सुपरपोजिशन करवाने वाले हैं एक दूसरे छोटे डिस्क के साथ जिसका मास m/4 है, जो आपने काट के हटाया, लेकिन इसका मास निगेटिव है। इसको इसके ऊपर डालने वाले हो। जैसे इसके ऊपर डालोगे वैसे ये पिक्चर ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। जैसे इस निगेटिव वाले को इस पे डालोगे, सर इसका I2 क्या होगा? I1 निकाल लिया, I2 क्या होगा? इस पॉइंट के आउट निकालना है। सेंटर के आउट आपको ऑलरेडी पता है, मास कितना है? m/4 r²/2। शिफ्ट किया m/4 r², इतना शिफ्ट किया। हमें क्या करना है, जब मिलाओगे, अगर ये पॉजिटिव मास का डिस्क होता, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देते। निगेटिव मास है, I net विल बी m/4r²/2 माइनस m/4r²/2 माइनस mr²/4। मैंने माइनस कर दिया। अब सोचना, कल की क्लास में इस कंसेप्ट को दोबारा समझाऊंगा, दोबारा रिपीट कर देंगे, बट फिलहाल इसके बारे में सोचना कि मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने क्या किया। एक थॉट देना, ठीक है, एक थॉट देना। पक्का दोगे? डन है? चलो, ये था अपना डिस्क के ऊपर बखेड़ा। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करना पड़ेगा, तो ऐसे करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी चॉइस। ठीक है, चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ एक दो चुटकुले और बचे हुए, वो भी करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आई गेस 11 12 13 जो भी 15 मान लेते हैं, 15 मान लेते। मुझे पूछा कि तुम्हारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, तुमने ये बोला था कि स्क्वायर प्लेट का इसके अबाउट और इसके अबाउट तुम्हें पता है। तुम्हें Ix पता है m²/12, तुम्हें Iy पता है m²/12, और तुम्हें Iz पता है ma²/6। ये तुम्हें पता है। ये स्क्वायर प्लेट है। उसने इस एक्सिस को हल्का सा टेढ़ा कर दिया, हल्का सा टेढ़ा कर दिया। जैसे एक्सिस को टेढ़ा किया, देखना, हल्का सा टेढ़ा कर दिया, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, काइंड ऑफ कुछ ऐसा आ गया। अभी भी ये 90 बन रहा है, पिक्चर को माइंड मत करना, अभी भी ये 90 बन रहा है। बोला ये है मेरा Ix और ये है मेरा Iy। अब बताओ Ix और Iy क्या होगा? हल्का सा टेढ़ा किया। मैंने बोला Ix और Iy का तो नहीं पता, लेकिन जो Iz है पहले भी यही था, अब भी Iz तो सेम है, तो Iz में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, Iz तो सेम रहेगा। लेकिन मैंने बोला यार Iz होता क्या है? Iz होता है Ix प्लस Iy, लेकिन Ix Iy तो बदल गया, आपने हल्का सा टेढ़ा कर दिया, एक्सिस को हल्का टर्न कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, सिमेट्रिसिटी से क्या तुम्हें Ix के ऊपर नीचे और Iy के लेफ्ट और राइट में सब कुछ पिक्चर सेम ही लग रहा है क्या? बिल्कुल सिमेट्रिक पिक्चर नहीं लग रहा है क्या? मैं डायग्राम को ज्यादा माइंड मत करना, बट तुम्हें ये पिक्चर बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं लग रहा है क्या? सिमेट्रिसिटी से इसमें भी Ix और Iy में सिमेट्रिसिटी है, यानी कि इसको आप 2 टाइम ऑफ Ix या फिर 2 टाइम्स ऑफ Iy बोल सकते हो। यानी कि कितनी अच्छी बात है, इस केस में भी Ix Iy बराबर होगा ma²/12 के, इवन एंगल घुमाने के बावजूद। तुम्हें जान के ये आश्चर्य होगा कि अगर इसी स्क्वायर प्लेट में उस एक्सिस को घुमाकर दोनों डायगोनल भी बना दे तो इसके अबाउट भी सेम ही रिजल्ट आएगा, अलग रिजल्ट नहीं आएगा, सेम ही आएगा। कितनी अच्छी बात है, देखा, समझ में आ गया। इसके साथ ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा पोर्शन जितना हो सकता है पॉसिबल, मैं इससे ज्यादा अगर एग्जाम में पूछा तो आप मुंह उड़वा लेंगे, मतलब इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट बहुत हैवी हो गया, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और ये भी बात गारंटी मानो कि आपके नीट के एग्जाम में, आने वाले नीट के एग्जाम में एक सवाल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा ही होगा। इसमें हम अपनी मुझे उड़वाने वाले कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल नहीं आता है। अब इस साल देखते हैं, लेकिन भाई आप अगर देखो तो रोटेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी से पूछा है तो इसी टॉपिक से पूछा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका हमने गुत्थी पूरा अच्छे तरीके से सुलझा लिया। क्या करना होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगाना है, पर बस वो छोटे छोटे की पॉइंट्स याद रखना कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम 1D 2D 3D सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वो लगाने के लिए एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से तो पास होनी ही चाहिए। पहली बात तो ये।
दूसरा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2D के लिए लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हुई है या किसी आर्बिट्री पॉइंट से पास हुई है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ ये मतलब होता है कि अगर आपको उस पॉइंट का Ix और Iy पता है तो आप Iz निकाल सकते हो। अगर आपको Ix और Iy नहीं पता है या फिर कोई एक पता है तो भी आप नहीं निकाल पाओगे। हम जहां पे निकाल पा रहे थे वहां पे Ix और Iy सिमेट्रिक था तो हम निकाल पा रहे थे, वरना हम भी नहीं निकाल पाते, इतना आसान नहीं होता। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं रोटेशन बेसिक्स के बारे में। वेल, रोटेशन बेसिक्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि आपने सर्कुलर मोशन अगर अभी तक रिवाइज नहीं किया तो एक बार सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों चैप्टर रिवाइज कर लेना। रीजन क्या है? रोटेशन में हम लोग इनके कॉम्बिनेशन की ही बात करने वाले हैं, ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। तो समझते तो क्या, देखो चीजें कंसेप्ट यहीं से बिल्ड होना स्टार्ट होगा। जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ना, आप बोलो किसी से पूछो रोटेशन बहुत टफ लगता है, रीजन क्या होता है? रोटेशन पढ़ने का तरीका ही गलत है। आप लोग चीजों को जितना सिंपलीफाइड वे में पढ़ोगे ना उतनी आसानी से आएगा। वही मैं आपको बताऊंगा रोटेशन में कैसे चीजों को अप्रोच करना है, सवाल को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले समझो कि दो टाइप के मोशन होते हैं, वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, पहले से 2 टाइप के मोशन है। एक होता है ट्रांसलेशन मोशन। सर ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? बच्चा ट्रांसलेशन मोशन मतलब होता है अगर कोई बॉडी सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, किसी भी डायरेक्शन पॉसिबल है लेकिन सिंगल डायरेक्शन, उसको बोलते हैं बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में एक्स में, वाई में, जेड में या एक्स वाई प्लेन में किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है बिकॉज ऑफ फोर्स, तो ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा बोलेंगे, ठीक है। देखो ये एम मास है, तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ, तो इस मास का एक्सेलरेशन हो गया ए, और एक्सेलरेशन ए इज एफ बाई एम, ये इस मास का एक्सेलरेशन है एफ बाई एम। इस मोशन को बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे बच्चा? इस मोशन को बोलेंगे प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें मेरा तुमसे एक सवाल है कि ये मोशन प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, हाँ सर बिल्कुल प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। तो इस मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ बाई एम है, तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट, हर एक का एक्सेलरेशन कितना होगा? सर कैसी की बात कर रहे हो? हर पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चा? ए एफ बाई एम के बराबर होगा। सारा पॉइंट सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद अगर इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी तो इस मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी। इसके बारे में हम और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एफ नेट इज इक्वल टू एम, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा रोटेटरी मोशन, प्योर रोटेशन की बात करते हैं, प्योर रोटेशन मोशन की बात करते हैं। जैसे इमेजिन करो एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर रोड है, और एक बाइक वाला या एक बंदा इस सर्कुलर रोड पे भाग रहा है। अगर आपको याद हो तो इस बंदे का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसको आपने ओमेगा बोला था। ओमेगा क्या था सर? ओमेगा था डी थीटा अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में हमने एंगुलर वेरिएबल को डिफाइन किया था जिस रेट से इसका ओमेगा चेंज हो रहा है। अच्छा, ओमेगा के चेंज होने का रेट ये क्या था? इसको नाम दिया था अल्फा। अल्फा को बोला था एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है? जस्ट लाइक dv अपॉन dt ए होता है, यहां डी ओमेगा अपॉन dt अल्फा होता है। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पढ़ के बैठे हुए चीज। उसके अलावा हमने लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल के बीच में रिश्ता पढ़ा था। अगर आपको रिश्ता भी याद हो तो क्या पढ़ा था? v टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू r ओमेगा। अगर याद हो तो ये पढ़ा था कि किसी भी वक्त अगर आपको स्पीड जाननी हो तो r ओमेगा का तो स्पीड आ जाएगा। और हमने ये पढ़ा था किसी भी वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा के बराबर होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोले तो वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा हो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में at की वैल्यू 0 होती है, जो भी एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ लग रहा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ लग रहा होगा, स्पीड की डायरेक्शन में लग रहा होगा या उसके अपोजिट लग रहा होगा। उसके बीच में ये रिश्ता होता है, at इज इक्वल्स टू अल्फा। इसी को सब लोग डिफरेंशिएट कर दोगे तो याद आएगा, इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो याद। ये एंगुलर वेरिएबल और ये लीनियर वेरिएबल, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं, अब तुम सोचो ये जो मास यहां पे था ये एक पॉइंट मास था। कैसा मास था? ये था पॉइंट मास, और छोटा, जिसका स्पेस टेकन 0 के बराबर है, वॉल्यूम जिसका नेग्लिजिबल है। ये जो ब्लॉक था ये भी लगभग पॉइंट मास ही मान लो, पॉइंट मास की तरह था, जिसका वॉल्यूम लगभग नेग्लिजिबल है। लेकिन रोटेशन में हम ऐसे मासेस की बात नहीं करते, हम बात करते हैं रिजिड बॉडी के बारे में। और रिजिड बॉडी की क्या प्रॉपर्टी होती है? अच्छा खासा स्पेस लेगा, चाहे वो लेंथ में ले, एरिया में स्पेस कवर करे या वॉल्यूम में स्पेस कवर करे, तीनों में पॉसिबल है। तो रिजिड बॉडी की एक खास बात होती है कि ये पॉइंट नहीं होता, ये एक पॉइंट का मास नहीं है, ये अच्छा खासा स्पेस कवर करेगा। हो सकता है लेंथ में कवर कर लिया रॉड की तरह, हो सकता है एरिया में कवर करेगा सर्कुलर प्लेट की तरह, हो सकता है वॉल्यूम में स्पेस कवर करेगा स्फीयर की तरह। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी के बारे में। सर रिजिड बॉडी की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? याद रखना कि रिजिड बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो कांस्टेंट रहता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ अगर ए से बी के बीच में डी डिस्टेंस है तो इस प्लेट को कैसे भी घुमा दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कहीं भी ले आओ, ए से बीच के बीच की दूरी हमेशा डी रहेगी, ये दूरी चेंज नहीं होगा। ये रिजिड बॉडी की सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर सपोज करो ये पानी होता, ये वाटर होता, तुमने जमीन पे ऐसे फेंका, पता चला पहले दूरी डी थी, जमीन पे फेंकने के बाद ए चला गया उधर, बी चला गया उधर, उनके बीच की दूरी 5d हो गई। तो पानी एक रिजिड बॉडी में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दो पॉइंट के बीच की दूरी टाइम के साथ हो सकती है बदल जाए। आपने स्प्लैश कर दिया पानी को, दूरी बदल गई। लेकिन जो सॉलिड है, ये पेन देख लो या तुम ये मोबाइल देख लो, इसमें अगर दो पॉइंट की बात करें, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। चाहे मोबाइल को मैं कैसे भी फेंक दूं, देखूंगा नहीं, बता रहा हूं, कैसे भी कर लूं, ये दूरी चेंज नहीं होगा। तो मोबाइल इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है सर। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रिजिड बॉडी हुआ। किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज कब नहीं होता है?
किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज कब नहीं होता है। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, मैंने बोला इनके बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होती। ये तभी पॉसिबल है कि अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो। समझना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो। मतलब क्या हुआ कि अगर ए 0.5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो बी पॉइंट को भी 5 मीटर पर सेकंड से भागना होगा। तभी तो इनके बीच में अगर ए पे बैठ के बी को देखोगे तो बी तुम्हें रेस्ट पे दिखेगा, बी पे बैठ के ए को देखोगे तो ए तुम्हें रेस्ट पे दिखेगा। तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो इसको लगेगा कि ए वहीं पे है और बी को लगेगा बी वाला वहीं पे, ए को लगेगा बी वाला वहीं पे, बी को लगेगा ए वाला वहीं पे। लेकिन अगर ये 10 हो जाए और ये 5 हो जाए तो इनके बीच की दूरी चेंज हो जाएगी। तो अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दोनों की वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा। इसी बात को मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, इसी चीज को मैंने दूसरे तरीके से लिखा है। बात वही है, एक ही बात है, बट बताने का इसको तरीका थोड़ा सा फिजिक्स के तरीके से बता दिया। ये अलग है, ये रिजिड बॉडी होती है। तो रोटेशन में हम लोग ऐसी बॉडी की बात करते हैं, रॉड की बात करेंगे, डिस्क की बात करेंगे, सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, ऐसे बॉडी की बात करेंगे जो रिजिड बॉडी है। पॉइंट मास की बात ठीक है वो भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बातें अपन करते हैं वो रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी मोशन। इस चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी मोशन। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। ठोस होगा, दो पॉइंट के बीच में दूरी नहीं बदली। अच्छा एक बात बताओ, जब सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ए सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास होता है। अगर याद हो तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होता है। इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होता है। जो भी एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये होता है, ये हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। अब तुम सोचो कि हमारे पास एक बॉक्स है, इसका अच्छा खासा वॉल्यूम है, शेप है, साइज है, सब कुछ है, मास इसका m है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास। तुमने एक फोर्स इस पे F लगाया और तुमने बोला ये बॉक्स a एक्सेलरेशन से जा रहा है। इस बॉक्स पे तुम्हारा फोर्स इंटरनल फोर्स होगा या एक्सटर्नल फोर्स होगा? इस बॉक्स पे अगर ये बॉक्स एक सिस्टम एज्यूम किया जाए, सिंगल इस बॉक्स को अगर एक सिस्टम माना जाए तो हमारा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, तो इस बॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो F/m होगा। तो इस बॉक्स के जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो बच्चा F/m के बराबर होगा। और याद रखना, जो भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन हर पॉइंट का होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट का। तुम रोक नहीं सकते, ये एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट का होगा, हर पॉइंट इस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन हर पॉइंट जो इस बॉक्स के ऊपर लाई कर रहा है उन सभी पॉइंट का एक्सेलरेशन ये तो होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। पहली इंपॉर्टेंट बात, इस मोशन को क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशन। रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा F/m के बराबर। चलो अब आगे बात करते हैं, थोड़ा डिफरेंट बात करते हैं। समझना, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक बार में अगर गौर से समझोगे तो गौर से समझना पड़ेगा। सपोज करो दो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, दो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है इस सेंटर के अबाउट, एक ए कर रहा है दूसरा बी कर रहा है, लेकिन दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है। तो टी टाइम में जितना एंगल ए घूमेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, उतना ही टी टाइम में बी भी एंगल घूमेगा। तो जब ए यहां पर पहुंचा तो बी यहां पर पहुंचे, दोनों के द्वारा सेम टाइम में कवर्ड एंगल जीरो है, सेम है, क्योंकि ओमेगा ऑफ ए ओमेगा ऑफ बी के बराबर है। अब सोचो, ठीक है सर ये पॉइंट यहां पे था और ये पॉइंट यहां पे था, तो दोनों का ओमेगा सेम था, जितना एंगल इसने टर्न किया उतना ही एंगल इसने टर्न किया, क्योंकि ओमेगा सेम है। लेकिन अगर ए वाले की दूरी r बोल दूं और बी वाले की दूरी 2r बोल दूं तो आप ऐसा बोलोगे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ए विल बी r ओमेगा ए और टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ बी विल बी 2r ओमेगा बी। वेलोसिटी अलग अलग आ रहा है, ओमेगा सेम है लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों का अलग अलग है क्योंकि रेडियस अलग अलग है। अब तुम सोचो, इसी पिक्चर को मैंने ऐसे तुम्हें बताया कि हमारे पास एक रॉड है, एक सॉलिड रॉड है, इस रॉड को हम घुमा रहे हैं ओमेगा से। इस रॉड के ऊपर दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। टी टाइम में जितना एंगल ये ए पॉइंट घूमेगा उतना ही एंगल ये बी पॉइंट भी घूमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड पे जितना भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, सभी पॉइंट का सेंटर के अबाउट क्या सेम है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम है। तो एनी पॉइंट ऑन द रॉड है सेम ओमेगा बट मे हैव डिफरेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है क्योंकि रेडियस अलग अलग हो जाएगा, लेकिन तुम सोचो तो सी लो, डी लो, ई लो, सारा पॉइंट सेम एंगल टर्न कर रहा है टी टाइम, सारे पॉइंट का ओमेगा सेम है। टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, बट ओमेगा सेम है। उसी तरीके से अगर इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, सर एंगुलर एक्सेलरेशन भी ओमेगा बढ़ रहा है या ओमेगा घट रहा है, अल्फा भी प्रेजेंट है, तो हर पॉइंट का विल हैव सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम है लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा, रेडियस अलग अलग होगा, तो एटी अलग अलग होगा, बट मे हैव डिफरेंट एटी अलग अलग होगा। ये रिजिड बॉडी है, दिस इज रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी की खास बात ये होती है, किसी भी पॉइंट का तुम ओमेगा कैलकुलेट करो, किसी भी पॉइंट का तुम अल्फा कैलकुलेट करो, वो सेम ही आएगा, हर पॉइंट का सेम ही होता है ओमेगा अल्फा।
टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग हो सकता है, बट बाकी सारी चीजें बिल्कुल डिट्टो सेम होती है। दिस इज रिजिड बॉडी। थोड़ा सोचना, मुझे पता है आज का लेक्चर थोड़ा हैवी होने वाला है, बट यू हैव टू थिंक। दो बातें तुम्हें समझ में आ गई। प्योर ट्रांसलेशन में जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है वो सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करता है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है एफ एक्सटर्नल अपॉन मास। जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, ये पक्की बात है। ये किसमें? ये है प्योर ट्रांसलेशन। दूसरा, अब अपन बात करते हैं प्योर रोटेशन में। किसकी बात करते हैं? प्योर रोटेशन। ठीक है, प्योर रोटेशन में क्या होगा? जो रिजिड बॉडी है वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रही होगी। इस एक्सिस के अबाउट हर पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, हर पॉइंट का ओमेगा से, अल्फा से। लेकिन अगर आपको A1 की टेंजेंशियल वेलोसिटी पता करनी है, B1 की टेंजेंशियल वेलोसिटी पता करनी है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ A विल बी R1 ओमेगा एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ B विल बी R2 ओमेगा। ये अलग अलग होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग होगी, बट हर पॉइंट का ओमेगा सेम होगा। इस एक्सिस के अबाउट हर पॉइंट सेम एंगल की टाइम में टर्न ले रहा है, हर पॉइंट का अल्फा सेम होगा। अगर मुझे इस A पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है या B पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या होगा? अगर अल्फा है तो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग, वेलोसिटी अलग, बाकी सब कुछ पॉसिबल। चलिए थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं ये ऐसा होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनना गौर से। दो टाइप के मोशन की बात करिए, एक में से भाग रहा था, एक में से टर्न ले रहा था। जो एक्चुअल पढ़ने वाले हम लोग, जब दोनों साथ में हो रहा हो, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इसमें क्या हो रहा होता है? साइकिल के चक्के को कभी देखा है? साइकिल का चक्का जो स्पोक्स लगे होते हैं ऐसे करके, तुमने देखा होगा कि साइकिल का चक्का आगे की तरफ भाग भी रहा होता है, आगे की तरफ भाग भी रहा होता है, और टर्न भी कर रहा होता है, टर्निंग भी हो रहा है, और आगे की तरफ मूव भी कर रहा है। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो सर ऐसे मोशन को डील कैसे करते हैं? अगर सिर्फ ट्रांसलेशन को एनालाइज करना है तो रोटेशन को भूल जाओ, और जब सिर्फ रोटेशन को एनालाइज करना है तो जाके इसके सेंटर पे बैठ जाओ, तो सिर्फ रोटेशन दिखेगा, और बाद में दोनों को कंबाइन कर दो। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को क्या करो? कंबाइन कर दो। कैसे करेंगे कंबाइन? अगले सेशन में बात करेंगे। आज का सेशन मुझे पता है बहुत ज्यादा हैवी हो गया। ट्रांसलेशन और रोटेशन को कंबाइन कैसे करते हैं? अगर ये चीज सीख ली, क्योंकि तुमने ट्रांसलेशन ऑलरेडी पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तुम्हें आता है, थोड़ा बहुत तुम्हें सर्कुलर मोशन भी आता है, तो दोनों को कंबाइन करना मैं सिखा दूंगा। बस तुम्हें वो रिवाइज करके आना है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं आज। एक बार रिवाइज करो, कल छुट्टी है, मतलब 26 को छुट्टी मिलेगी, रिवाइज करो, संडे में आ रहा है बहुत जल्द, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब दोनों की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे कल के दिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।